सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल विद्या परिहार गुरुकुल में। तो आप सभी ने इससे पहले संबंध और फलन में कार्तीय गुणन पढ़ा, संबंध पढ़ा और फलन पढ़ा। तो अगर आप सभी ने वो वाले वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया उस वीडियो को देख लें, क्योंकि उस वीडियो के बाद ही अगर आप इस वीडियो पे आएंगे तो सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले आप जान लीजिए इस वीडियो का यानी ये जो स्क्रीन पर आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप सब उसको देख लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो हमने फलन पढ़ लिया है। अब जो फलन होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है वास्तविक मान फलन, रियल वैल्यूड फंक्शन। ये क्या होता है? यदि हमारे पास एक फलन है जो a से लेकर के b तक है, जिसका परिसर वास्तविक संख्याओं का हो, ठीक है, वास्तविक संख्याओं का जिसका परिसर हो। अब ये परिसर क्या होता है, इसके लिए आप पहले वाले वीडियो को जरूर देख लीजिए। तो आइए हम देखते हैं। अच्छा, जिसका परिसर क्या हो, वास्तविक संख्याओं का हो। ये रहा हमारा प्रांत और ये रहा हमारा परिसर, ठीक है। प्रांत में हम ले लेते हैं ए, बी और सी, और इस ये है क्या है, प्रांत, और ये है परिसर। और हम परिसर में ले लेते हैं 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। इसको पूर्व प्रतिबिंब भी बोलते हैं और इसको प्रतिबिंब, ठीक है। ए जो है वो 1 के साथ प्रतिबिंब बना रहा है, बी जो है वो 2 के साथ प्रतिबिंब बना रहा है, और जो सी है वो 3 के साथ प्रतिबिंब बना रहा है। तो ऐसे फंक्शन को, ऐसे फलन को हम बोलेंगे वास्तविक मान फलन, जिसका परिसर क्या है, वास्तविक संख्याओं का हो। ये परिसर है, इसमें वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। तो ये क्या है, वास्तविक मान फलन। अगर हम, ये तो वास्तविक मान फलन है, अगर हम दूसरा एक फलन ले रहे हैं जिसका परिसर हम ले लेते हैं 1 2 3, सॉरी, प्रांत हम 1 2 3 ले लेते हैं, और इसका जो परिसर हम ले लेते हैं उसको हम 4 5 और 6, 4 5 और 6। 1 का प्रतिबिंब बन रहा है 4 के साथ, 2 का प्रतिबिंब बन रहा है 5 के साथ, 3 का प्रतिबिंब बन रहा है 6 के साथ। ये क्या है, प्रांत है, ये है परिसर। तो क्या ये वास्तविक मान फलन है? यहाँ पे क्या कंडीशन है, कंडीशन ये होना चाहिए कि परिसर क्या हो, वास्तविक संख्याओं का। तो ये वास्तविक संख्या है, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है कि यहाँ वास्तविक संख्याएं हैं या फिर कोई वेरिएबल टर्म है, जैसे ABC एक वेरिएबल टर्म है, ठीक है। तो ये भी क्या है, वास्तविक मान फलन है, ठीक है। अच्छा, इसके फलन को देख लेते हैं। फलन क्या होगा, इसको F1 बोल देते हैं। तो ये क्या बनेगा, A, 1, B, 2 और C, 3, ठीक है। समझ में गया? इसको F1 बोल देते हैं, इसको हम F2 बोल देते हैं। तो इसका क्या बनेगा, 1, 4, 2, 5, 3, 6, ठीक है। समझ में आ गया? अब हम देखते हैं वास्तविक फलन क्या होता है। अब एक हमने वास्तविक मान फलन को देख लिया, अब हम वास्तविक फलन होता है क्या हो इसको देखते हैं। यदि f हमारे पास एक क्या है, फंक्शन है, f हमारे पास एक फलन है जो a से लेकर के b तक है, जिसमें a इज द सबसेट ऑफ r, यानी a वास्तविक संख्याओं का क्या है, उपसमुच्चय है। a वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय है और b भी क्या है, वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय है। r क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है, ठीक है। तो b क्या है, वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय हो, तो ऐसे फलन को वास्तविक फलन कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे, वास्तविक फलन कहेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। चलिए हम इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं, ठीक है। हमारे पास एग्जाम्पल है 1 है, 2 है, 3 है, इसके प्रांत हैं, और इसका परिसर जो है वो है 4 है, 5 है और 6 है, ठीक है। 1 का प्रतिबिंब बन रहा था 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ।
ये प्रांत है, ये परिसर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए है ये ए होगा और ये बी होगा, ए से लेकर के बी तक है ना, देखिए ए से लेकर के बी तक, ठीक है। ए जो है वो वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय है। अरे वास्तविक संख्याएं क्या होती है, आर क्या होता है, इसका समुच्चय क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6, कोई भी हो सकता है, -1 -2 कुछ भी हो सकता है ना, -1 -2 0, ये सब क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। तो ये जो है ए वो क्या है, वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय है। बी क्या है, बी भी वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय है। तो ये जो फलन बना है वो क्या होगा, वास्तविक फलन होगा। तो एक वास्तविक फलन क्या होगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा हम अपना एग्जांपल ये वाला ले लेते हैं, इसी को, ठीक है। ए है, बी है और सी है, इसके प्रांत ए बी सी है और इसका जो परिसर है वो 1 है 2 है 3 है। ए का प्रतिबिंब बन रहा है 1 के साथ, बी का प्रतिबिंब बन रहा है 2 के साथ, सी का प्रतिबिंब बन रहा है 3 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए आर का उपसमुच्चय, ए आर का सबसेट होना चाहिए। तो यहाँ पे ए जो है वो आर का सबसेट है, नहीं है, क्योंकि ये वास्तविक संख्या नहीं है, ए बी सी क्या है, वेरिएबल टर्म है, ठीक है, ये सब चर राशियां हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये वास्तविक फलन नहीं है। क्या ये वास्तविक मान फलन है, हाँ वास्तविक मान फलन है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ परिसर वास्तविक संख्या होनी चाहिए, यानी ये वाला टर्म क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया। और इसका जो हम फंक्शन देख लेते हैं, रोस्टर रूप वो क्या होगा, इसको हम f1 बोल देते हैं। इसके अवयव क्या क्या होंगे, 1,4 2,5 3,6, ठीक है। ये क्या है, वास्तविक मान फलन है, ठीक है। और इसका क्या बनेगा, f2 बोल देते हैं, क्या बनेगा, a,1 b,2 c,3। तो ये क्या है, वास्तविक मान फलन नहीं है, लेकिन सॉरी वास्तविक फलन नहीं है लेकिन वास्तविक मान फलन है, ठीक है। तो समझ में आया, तो जल्दी से नोट करिए, अगला देखते हैं। तो अब हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं, जो क्या जो है कुछ फलन और उनके आलेख, ठीक है। सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स, उनके ग्राफ्स को देखना है और फंक्शंस देखना है। पहला फंक्शन है, जो पहला फलन है वो क्या है, तत्समक फलन, आइडेंटिटी फंक्शन। ये क्या होता है, हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन यानी तत्समक फलन वो फलन होंगे जिनके जो अवयव होंगे a,a, यानी वो दोनों के दोनों सेम टू सेम होंगे। पहला अवयव और द्वितीय अवयव दोनों के दोनों सेम टू सेम होंगे। ऐसे फलन को हम तत्समक फलन यानी आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका फलन हम एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। हमारे पास मान लीजिए एक एग्जांपल f है, ठीक है, जिसके अवयव क्या है, -1। अगर हम a -1 लिए तो ये भी क्या आएगा, वो भी -1 ही आएगा। अगर हम इसको ले लेते हैं 2 तो ये भी 2 ही आएगा। देखिए ए होना चाहिए, और ए क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए। ए बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये होगा। अगर मान लेते हैं हम -2 लेते हैं तो ये भी -2 ही आएगा, ठीक है। उसी तरह अगर हम इसको 3 ले लेते हैं तो ये भी 3 आएगा। अगर हम इसको -3 लेते हैं तो ये भी -3 ही आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। यानी यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन होगा, जो y होगा fx के बराबर होगा, ठीक है। y बराबर fx ये होता है, तो हमको इस टाइप के कुछ फंक्शन मिलेंगे। तो इसका हम ग्राफ एक बार देख लेते हैं, इसका ग्राफ क्या होगा। बस इतना तो समझ में आ गया कि यानी इसके जो दोनों अवयव होंगे वो एक समान होंगे, ठीक है। और ऐसे जो फंक्शन बनेंगे, इस टाइप के जो फंक्शन बनेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, तत्समक फलन यानी आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। इसका हम ग्राफ देख लेते हैं। तो ये रहा हमारे पास y एक्सिस, ये रहा x एक्सिस, ये x और ये y, ठीक है। इसको हम डॉट कर लेते हैं, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, उसी तरह ये 1 2 3
4 -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4। ठीक है, इसका हम ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, पहला, अच्छा कोऑर्डिनेट तो आपको पता ही होगा कि अगर हम कोई कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं 1,1, इसका मतलब ये क्या है, ये x है, ये y है ना, तो पता होगा ना, पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। तो यहाँ पे क्या है, x क्या है, -1 है, और y क्या है, -1 है। अच्छा, x -1 कहाँ पे है, यहाँ पे है, y -1 कहाँ पे है, यहाँ पे, यानी पॉइंट कुछ यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, -1, -1 का कोऑर्डिनेट, यानी क्या है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट को, हाँ निर्देशांक, यानी -1, -1 यहाँ पे आएगा। दूसरा क्या है, x क्या है 2, y क्या है 2, x 2 है, y 2 है, यानी इसका कोऑर्डिनेट कहाँ पे आएगा, कुछ यहाँ पे आएगा। 2,2 का कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक यहाँ पे आएगा। -2 और -2, -2 x में है यहाँ पे, -2 y में है यहाँ पे, यानी यहाँ पे इन दोनों का कुछ कोऑर्डिनेट जो होगा वो यहाँ पे आएगा। समझ में आया? अगला देखते हैं, अगर x 3 हो तो y भी 3 है, x 3 है तो y भी 3 है, तो यानी इसका कोऑर्डिनेट कुछ हम यहाँ पे आएगा। इंच पटरी से आप लोग स्केल वगैरह से देख लीजिएगा। हाँ, अगर x -3 है, y भी -3 है, यानी कुछ यहाँ पे आ रहा है इसका। ठीक है, तो इसका अगर हम सारे पॉइंट्स को मिला दें तो ये जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह बनेगा, सीधा लाइन रहेगा। ठीक है, कुछ इस तरह ग्राफ बनेगा। तो ये होता है तत्समक फलन का ग्राफ। तत्समक फलन का ग्राफ अगर आपसे पूछ लिया जाए, ग्राफ भी कभी मान लीजिए पूछ लिया जाए कि y बराबर x का आप ग्राफ बनाइए, तो यही होगा, यानी y जितना है उतना ही x होगा। अगर हम y का मान 2 लेते हैं तो x का मान भी 2 होगा, और ये जो y होता है वही क्या होता है, fx होता है। ठीक है, fx क्या है, फलन है। समझ में आया? तत्समक फलन, इसका ग्राफ नोट करिए। अगला देखते हैं। अच्छा, एक पॉइंट इसमें छूट गया है, उसको देख लेते हैं। अच्छा, इसका प्रांत क्या होगा, प्रांत क्या होगा, ये जो है वो सभी वास्तविक संख्याएं हैं, तो प्रांत भी क्या होगा, सारी वास्तविक संख्याएं होंगी, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, संख्याएं। ठीक है, और इसका परिसर क्या होगा, अच्छा ये दोनों इक्वल है ना, मतलब जो ये है वो यही है, तो परिसर भी क्या होगा, वो भी वास्तविक संख्या होंगे, वास्तविक संख्याएं। समझ में आया? और ये वास्तविक संख्या कहाँ से कहाँ तक हो सकती हैं, ओपन ब्रैकेट, इधर देखिए ओपन ब्रैकेट, -∞ से इन्फिनिटी तक, प्लस के इन्फिनिटी तक। अच्छा, ये जो ओपन ब्रैकेट है इसका मतलब समझ में आ रहा है, ओपन इंटरवल, खुला ब्रैकेट, खुला ब्रैकेट यानी -∞ को नहीं लिया जाएगा, और यहाँ से +∞ को नहीं लिया जाएगा, अनंत, इसका मतलब अनंत होता है। ठीक है, और इसके बीच के सभी के सभी नंबर्स लिए जाएंगे, सभी के सभी अवयव लिए जाएंगे। और इसी तरह ये भी है, वो कहाँ से, -∞ से इन्फिनिटी तक। और अच्छा, ये खुला ब्रैकेट और बंद ब्रैकेट अगर ना समझ में आ रहा हो तो कम से तो ये वाले वीडियो को देख लीजिएगा, अवकलन कुछ साधारण मैथ को, इसमें हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाया है, तो उसको देख लीजिएगा। आगे आइए, अब हम अगला देखते हैं। हमारे पास अगला फलन है अचर फलन। अचर फलन मीन्स कांस्टेंट फलन। कांस्टेंट फलन क्या होता है, अब इसको समझते हैं। यानी हमारे पास एक फलन होगा जो r से लेकर r होगा। r क्या है, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, यानी वास्तविक संख्याएं ही उसमें रहेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फलन है y को ही हम fx बोलते हैं। ठीक है, y ही fx है, y बराबर fx बराबर c हो, और यहाँ पे c क्या है, c एक, जहां c अचर है। ठीक है, और अचर है, और यहाँ पे जो x जो होगा, यहाँ पे x जो होगा वो बिलोंग करेगा सभी वास्तविक संख्याओं से।
ठीक है, वास्तविक संख्या से क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो फलन होगा वो R से R तक है, यानी वास्तविक संख्याओं तक ही है। समझ में आया, नहीं आया? चलो एक एग्जांपल से देखते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है, y बराबर, अगर हम बोल दें y बराबर 3 है, y बराबर क्या है, 3 है, इसका ग्राफ बनाने के लिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे y बराबर, हाँ ये जो y है वही क्या है, fx भी है, बराबर 3 है। ठीक है, अच्छा अगर हम यहाँ पे x में, अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं, हम एक ग्राफ एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, एक टेबल बनाते हैं और अच्छे तरीके से समझ में आएगा, बुक में ऐसे ही समझाया। ये हम x लेते हैं और ये y लेते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम x में 1 ले, y बराबर कितना होगा, 3 ही होगा। अगर हम यहाँ पे fx में x की जगह पे हम 1 लें तो y क्या होगा, 3 ही होगा। ठीक है, अच्छा 3 क्यों होगा, मान लेते हैं कुछ देर के लिए हमारे पास कोई फंक्शन है y बराबर 3x। ठीक है, अब हम यहाँ पे अगर fx की जगह पर अगर हम x 1 लें तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 2 लें तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब 2 रखेंगे 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, अब समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे कोई यक्स है ही नहीं, यहाँ पे कोई यक्स नहीं है, हाँ यहाँ पे कोई यक्स नहीं है। ठीक है, तो इसके मान में तो कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम यक्स 1 ले रहे हैं तो y कितना हो जाएगा, 3 रहेगा। अगर हम यक्स 2 लें तो y कितना हो जाएगा, 3 ही रहेगा। देखो यहाँ पे क्या है, y बराबर 3 है। अगर यहाँ पे y बराबर 3x रहता, ठीक है ध्यान समझो, y बराबर 3x हम मान लेते हैं कुछ देर के लिए। ठीक है, तो इसका fx बराबर क्या होगा, वो भी 3x ही होगा। ठीक, अगर हम यहाँ पे x बराबर कितना ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, तो यहाँ पे भी 2 रखना पड़ेगा, 2 3 6। ठीक है, लेकिन हमारे पास मान लीजिए एक और ले दिखा देते हैं, अगर यहाँ पे हम 3 रखते हैं तो 3 3 9 हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो फंक्शन है, जो हमारे पास जो फलन है वो क्या है, वो fx बराबर क्या है, हमारे पास 3 है, इसके पास कोई x है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम x का मान कुछ भी रखें, कुछ भी रख दें, इसके मान में कोई परिवर्तन ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई x है ही नहीं। समझ में आया, इसीलिए इसको कांस्टेंट फलन, अचर फलन बोलते हैं, क्योंकि इसके मान में कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। अभी हम इसका एक एग्जांपल भी देख लेंगे। ठीक है, अच्छा अगर हम x 2 लें तो y कितना होगा, 3 होगा। अगर हम x -1 लें तो y कितना होगा, तो भी 3 होगा। अगर हम x -2 लें तो भी 3 ही होगा। यानी इसके मान में कुछ भी मान रख दो, क्या होगा, y हमेशा 3 ही आएगा। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं, x हम एक और ले लेते हैं, 4 लेते हैं तो भी 3 होगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा देख लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, ग्राफ देखने से पहले एक बार इसका फलन देख लेते हैं। हमारे पास जो फलन होगा उसके अवयव क्या होंगे, अगर 1 है तो y 3 होगा, ये क्या है 2 है तो 3 होगा, -1 है तो भी 3 होगा, -2 है तो भी 3 होगा, 4 है तो भी 3 होगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है, यानी द्वितीय अवयव जो हैं इसके वो क्या हैं, सभी के सभी एक ही समान है, सब 3 3 3 3 3 3 ही आ रहे हैं। ठीक है, अब इसका ग्राफ जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, अगर हम x1 लेते हैं, x1 कहाँ पे है, यहाँ पे, y कितना आ रहा है, 3 है, तो इसका जो पॉइंट आएगा, निर्देशांक हो आएगा, यहाँ पे कुछ आएगा, इतना समझ आ रहा है। हाँ चलो, अगर हम x2 लें, y कितना आएगा, 3 ही आएगा, यानी यहाँ पे कुछ आएगा निर्देशांक। अगर हम x क्या ले रहे हैं, -1, y कितना आ रहा है, 3 ही आ रहा है, यानी अब इधर आएगा। ठीक है, अगर हम x -2 लेते हैं, x -2 लेते हैं तो y कितना आएगा, फिर भी 3 ही आएगा। ठीक है, x 4 लेते हैं तो y कितना आएगा, फिर भी 3 ही आएगा। अच्छा, ये समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अब हमको क्या करना है, बस इन सभी को मिला देना है, तो ये कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट ही होगा। अच्छा, एक बात याद है,
अवकलन वाले में हमने बताया था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है यानी विरामावस्था में है तो क्या होगा, समय तो बढ़ता रहेगा यानी उसकी स्थिति नहीं बदलेगी। तो कुछ इसी तरह तो था, y बराबर 3 है यानी वहाँ पे जाके रुका हुआ है और लेकिन समय बढ़ता जाएगा। तो सेम टू सेम वही है, यहाँ पे क्या है, y कांस्टेंट है, y तो बढ़ ही नहीं रहा क्योंकि इसके पास कोई x ही नहीं है। ठीक है, तो ये बन गया एक कांस्टेंट ग्राफ यानी अचर फलन का क्या है, आलेख। आलेख बोलिए या फिर ग्राफ, ग्राफ बोलिएगा ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको नोट करिए, अगला देखते हैं। इसका एक आधा और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अगर हम बोल देते हैं y बराबर, हम बोल दें -3 का ग्राफ बनाइए, तो ये क्या होगा, यहाँ पे ग्राफ बन जाएगा ऐसे। ठीक है, y बराबर अगर हम बोल दें 1 का ग्राफ बनाइए तो यहाँ पे आप बना देंगे इसे। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो यही ग्राफ होगा, तो इसको नोट कर लीजिएगा। इसको हम मिटा देते हैं, तो बाकी को जल्दी से नोट करिए। अब हमारे पास जो तीसरा है वो है बहुपदी फलन। बहुपदी फलन क्या होगा, ठीक है, बहुपदी फलन में हमारे पास एक फलन होगा जो r से r, अब तक तो समझ में आ गया होगा, r क्या है, वास्तविक संख्याओं। ठीक है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, एक बहुपदी फलन है यदि x जो है वो वास्तविक संख्या हो और y यानी जो fx है y वो क्या हो, इस रूप में हो, a0 a1x a2x स्क्वायर a3x क्यूब प्लस ऐसे करते करते an x की पावर n तक। ठीक है, जहाँ n क्या होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। और जो ये जो a हैं, a 1 2 3 4 ये सारे क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया, नहीं समझ में आया? ठीक है, चलो एक एग्जांपल समझते हैं। यानी हमारे पास जो y होगा वो कुछ इस तरह होगा। यानी हमारे पास मान लीजिए y है, ले लेते हैं 2x + 1 के रूप में होगा। y जो है वो x² + 3x + 2 के रूप में हो सकता है। y जो है वो x³ + 1 के रूप में हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये वाला क्या है, रेखीय समीकरण है, द्विघात समीकरण है, त्रिघात समीकरण है। समझ आया? ठीक है, ये क्या है, रेखीय समीकरण है, द्विघात समीकरण है और ये त्रिघात समीकरण है। तो ठीक है, यहाँ पे जो y होगा यानी y ही क्या है, fx है, y ही क्या है, fx है। ठीक है, ये सब क्या है, fx है। समझ में आ रहा है, यानी इस रूप में होगा fx, और इस टाइप में होगा तो ये देखिए यहाँ पे a जो है वो 1 2 3 4 वैसे जो दिए गए हैं वही सारी चीज़ हैं। दूसरा और चीज़ समझते हैं, तो ये था एग्जांपल, ये तो समझ में आ गया कि इसका जो समीकरण बनेगा कुछ इस तरह बनेगा। अब हम देखते हैं एक एग्जांपल से इसको पूरा बढ़िया समझ लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक एग्जांपल है, y बराबर है x²। y बराबर क्या है, x²। ठीक है, यानी y बराबर x² यानी fx क्या है, x² ही तो है, fx ही तो है वो x² यानी y। ठीक है, अब हम इसको ग्राफ बनाना है, चलिए देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम x और y का एक टेबल बना लेते हैं, x और y का टेबल। x है, यहाँ पे y है, जल्दी से इसको देख लेते हैं। हाँ, अगर हम यहाँ पे x 1 रखें, y कितना आएगा, अगर हम यहाँ पे x 1 रखें f1 तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1 ही होगा। ठीक है, अगर हम x 2 लें तो y कितना होगा, 4 हो जाएगा। x 2 लें तो y कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर हम x 3 लें तो y कितना हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, अगर हम x -1 लें तो y कितना आएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, 1 आएगा। ठीक है, अगर हम x -2 लें तो कितना आएगा, 4 ही आएगा। -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 ही आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं?
अगर -3 ले तो कितना आएगा, 9 आएगा। और कुछ ले सकते हैं, चलो -4 भी ले लेते हैं, कितना आएगा, 16 आएगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ देखते हैं कैसा बनेगा। हमने क्या लिया है, x1 लिया है, y1 आया है, यानी पॉइंट कुछ यहाँ पे आएगा। ठीक है, दूसरा x2 है तो y कितना है, 4 है। x2 है तो y कितना है, 4 है, यानी यहाँ पे कुछ पॉइंट आएगा। समझ में आया। x3 है तो y कितना है, 9 है। x3 है तो y कितना है, 9 है। इसके सीधे में हाँ स्केल वगैरह से ढंग से देख लेना। ठीक है, यक्स कितना है, अगर हम -1 लें, यक्स क्या है, -1 लें तो y कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, यानी कुछ यहाँ पे पॉइंट आएगा। यक्स क्या है, -2 है तो y कितना है, 4। यक्स -2 है तो y कितना है, 4, यानी यहाँ पे कुछ पॉइंट आएगा। ठीक है, सही है। चलो अगर हम यक्स -3 ले, अरे थोड़ा सा देख लेना, हम यहाँ ब्लैक बोर्ड पे स्केल नाप के नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, देख लेना। अगर हम यक्स -3 लें तो y कितना आएगा, 9। यक्स -3 लें तो y कितना आएगा, -9, यानी यहाँ पे कुछ आएगा। ठीक है, चेक कर लेना, शायद सीधा ही नहीं है, चेक कर लेना। ठीक है, इसी तरह अगर हम 4 लेते हैं तो यहाँ जो पॉइंट जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा दूरी हो गया, यहाँ पे कम दूरी है, इसलिए थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है। ठीक है, देख लेना। हाँ, अगर हम यक्स -4 लें तो y कितना आएगा, 9 आएगा। और 4 ले, -4 ले तो y कितना आएगा, 16 आएगा, यानी कहीं पे इसका तो पता नहीं कहाँ जाएगा। हाँ, यहाँ पे मान लेते हैं कहीं आएगा। ठीक है, और ऊपर जाएगा, लेकिन मान लेते हैं यहाँ पे कहीं आएगा। ठीक है, और थोड़ा ऊपर देख लेना। अगर हम इन सभी पॉइंट्स को मिला दें, ये 0 से स्टार्ट होगा। अगर हम x 0 लें तो y भी 0 होगा। ठीक है, तो यानी अगर हम इसको 0 से लें तो ये कुछ इस तरह ग्राफ बनेगा। ठीक है, और इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे कुछ ग्राफ बनेगा, यानी दोनों सेम टू सेम होगा। ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा। थोड़ा सा और सीधा कर देते हैं। अरे ये तो और टेढ़ा हो गया। हाँ, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा, यानी y बराबर x² का अगर ग्राफ पूछ ले तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा। अच्छा, इसका फलन भी देख लेते हैं, फलन क्या होगा। अगर 1 लेते हैं तो ये भी 1 आएगा, अगर 2 लेते हैं तो ये भी 4 आएगा, अगर 3 लेते हैं तो ये 9 आएगा, और क्या है, -1 लेते हैं तो 1 आएगा, और -2 लेते हैं तो ये 4 आएगा, और -3 लेते हैं तो ये 9 आएगा, और -4 लेते हैं तो ये 16 आएगा। तो ये हो गया इसका फलन। अच्छा, इसका परिसर और हम प्रांत देखते हैं। ठीक है, परिसर और प्रांत क्या होगा, परिसर, अच्छा इसका परिसर प्रांत। प्रांत पहले देखते हैं क्या क्या है। 1 है, 2 है, 3 है, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है। इस तरह करते करते बहुत सारे होंगे। ठीक है, और जो प्रांत होगा वो क्या होगा, वो क्या आएगा, 1 है, 2 है, 1 2 नहीं है यहाँ पे, 1 है, 4 है, 9 है, और 16 है। ठीक है, और भी देख लेना, अपना चेक कर लेना उसमें। ठीक है, यानी ये जो है इसका जो परिसर आएगा, ठीक है, वो हाँ ये उल्टा बोले, हाँ इसका जो प्रांत होगा, ठीक है, वो क्या हो सकता है, -∞ से ∞ तक हो सकता है। ठीक है, यानी माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, ये जो प्रांत, ध्यान से देखो। लेकिन इसका जो परिसर है, इसका जो परिसर है वो क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। समझ में आ रहा कि नहीं। इसका जो प्रांत है वो -∞ से प्लस के ∞ तक, और इसका जो परिसर है वो क्या हो सकता है, वो 0 से लेकर के ∞ तक हो सकता है। ये कभी माइनस में नहीं जाएगा,
परिसर क्या है, माइनस में नहीं जाएगा। इसके लिए y बराबर एक्स स्क्वायर के लिए, समझ में आ रहा है? जल्दी से नोट करो। इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास एक फलन है y बराबर हमारे पास है x की पावर 3 यानी x क्यूब, ठीक है। तो इसका फलन क्या होगा, एफ एक्स बराबर क्या होगा, x की पावर 3, ठीक है। आइए इसका टेबल बना लेते हैं। ये रहा इसका टेबल, ये रहा x, ये रहा y। अगर हम x का मान 1 लेते हैं तो y का मान कितना आएगा, 1 ही आएगा। अरे देखो यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये भी 1 आएगा। अगर हम x को 2 लेते हैं तो y का मान कितना आएगा, 8 आएगा। अगर हम x 3 लेते हैं 27 आएगा, ठीक है। 27 तो है नहीं, चलो ठीक है रहने देते इतना नहीं, ठीक है। अगर हम x -1 लेते हैं y का मान कितना आएगा, अरे x का मान -1 लेते हैं तो -1 गुड़े -1 गुड़े -1, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, फिर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -1। उसी तरह अगर x हम -2 लेते हैं तो y कितना मान कितना होगा, -8 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम x का मान -3 लेते हैं तो y का मान कितना हो जाएगा, -27, ठीक है। इस तरह बहुत सारे होंगे, बाकी को हम नहीं देखते हैं, इतना तक हम देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम x 1 लेते हैं तो y का मान भी 1 आएगा, यानी पॉइंट कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है। अगर हम x 2 लेते हैं तो y का मान 8 आएगा, यानी जो पॉइंट आएगा वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। अगर हम x 3 लेते हैं तो y का मान 27 आएगा, x का मान 3 है, y का मान 27 का आता पता नहीं है, ठीक है। तो कहीं हम यहाँ पे कहीं ले लेते हैं, ठीक है। 27, चलो इधर कहीं ले लेते हैं, ठीक है। वो पार हो जाएगा ग्राफ के, ठीक है। इधर देखते हैं। अगर हम x -1 लेते हैं तो y कितना आएगा, x 1 लेते हैं तो y का मान भी -1 यानी यहाँ पे आएगा। अगला x -2 तो y का मान -8, x -2 तो y का मान -8 यानी यहाँ पे आएगा कहीं पॉइंट, सही है, सही है, ठीक है। x का मान -3 तो y का मान -27, x का मान -3 तो y का मान -27 यहाँ पे मान लेते हैं कहीं आएगा, ठीक है। इधर देखो, इधर देखो, हाँ, ग्राफ को मैच कराते हैं, यानी सारे पॉइंट्स को मिला देते हैं। अच्छा, x का मान अगर हम 0 रखेंगे तो ये 0 भी ऐड कर लेना, ठीक है। x का मान 0 रखेंगे तो y का मान भी 0 आएगा, ठीक है। इसलिए हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। x का मान 0 रखें तो ये y का मान, ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। एक तो ग्राफ इधर बनेगा, इधर देखते हैं। अच्छा, कलर चेंज कर देते हैं और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। हाँ, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ऊपर पॉइंट्स को मिला देते हैं तो एक पॉइंट यहाँ पे है, तो एक पॉइंट यहाँ पे है, तो ये जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा। थोड़ा सीधा बना लेना, यहाँ पे सीधा नहीं बन रहा है, ठीक है। कुछ इस तरह ग्राफ बनेगा। किसका इस तरह ग्राफ बनेगा, y बराबर x की पावर 3 का, ठीक है। y बराबर x की पावर 3 का। अब इसका जो फलन वगैरह है वो लिख लेना, समझ में आया। अब हम अगला देखते हैं, वो क्या है, चौथा, परिमेय फलन। परिमेय फलन क्या होता है, इससे पहले परिमेय संख्याएं क्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके, जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके, और q इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 1/p के रूप में नहीं लिखा जाना चाहिए, पागल। इधर देखो, p/q के रूप में लिखा जा सके और q इज नॉट इक्वल टू 0। सब लोग सुनेंगे कहीं, गधे हैं सब। चलो इधर देखो, जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके और q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 नहीं होना चाहिए, इतना तो पता है। हाँ, तो उसी तरह परिमेय फलन है हमारे पास। इसको जो परिमेय फलन होगा उसको f(x/g(x) के प्रकार के होंगे फलन जो होंगे, जहां f(x) तथा g(x) एक ही प्रांत में है, ठीक है।
एफ एक्स तथा जी एक्स एक ही प्रांत में यक्स के लिए परिभाषित बहुफलन है, बहुपदीय फलन है, और जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे जी एक्स नहीं, जीरो नहीं होना चाहिए, ये जो जी एक्स है वो जीरो नहीं होना चाहिए। वहाँ पे क्यों जीरो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जी एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। अब नहीं समझ में आ रहा होगा जी एक्स क्या है, एफ एक्स क्या है। एफ एक्स तो समझ में आ गया, जी एक्स क्या है। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एक फलन है एफ एक्स ले लेते हैं 3x+1, और हमारे पास एक दूसरा फलन। अब हम दूसरा फलन लिखेंगे तो फिर से एफ एक्स नहीं लिखेंगे ना, दूसरा अगर हम फलन लेंगे तो यहाँ पे एफ फिर से तो लिखेंगे नहीं, तो इसको हम जी लिखेंगे। तो जी एक्स हम लिख लेते हैं x-1। ठीक है, अब समझ में आ गया ये एफ एक्स क्यों लिखा है, जी एक्स क्यों लिखा गया। अरे दो फलन हैं, इनको हम दो, फिर से इसको एफ लिखेंगे तो एफ एक्स तो इसके बराबर होना चाहिए ना, इसलिए हम इसको जी एक्स लिखेंगे। ठीक है, अच्छा अब हम इसको इस बटे के रूप में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3x+1 बटा x-1, इस रूप में आ जाएगा। एफ एक्स बाई जी एक्स के रूप में लिखेंगे। यहाँ पे क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, ये वाला टर्म क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी x-1 इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, यही ना। यानी x जो होना चाहिए इज नॉट इक्वल टू 1, इसको -1 को इधर लेकर आएंगे तो 1 आ जाएगा। अगर हम x को यहाँ पे 1 रख दें तो ये क्या होगा, जीरो हो जाएगा। हाँ, यानी x क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, किसमें, इस वाले फंक्शन के लिए। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा और आसान करके इसको समझते हैं। बस इतना याद रखिएगा, एफ एक्स बाई जी एक्स के रूप में, यानी एफ एक्स बटा जी एक्स के रूप में लिखा जा सके, और जी एक्स बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के लिए। ठीक है, अब जीरो के लिए एक्स के किस मान के लिए बराबर होंगे आप इस तरह चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम अगला देखते हैं एग्जाम्पल, थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझने के लिए। हमारे पास एक, हाँ, तो हमारे पास एक फलन है 1/x, 1/x। यहाँ पे एफ एक्स बराबर कितना है, 1 है, और ये क्या है, एक अचर फलन है, इसके पहले पढ़ाए थे दूसरा वाला, अचर फलन है। जी एक्स बराबर कितना है, एक्स है। चलो अब हम इसको देखते हैं और अच्छे तरीके से समझते हैं। इसका एक टेबल बना लेते हैं, ये रहा हमारा टेबल x और y का। अगर हम x का मान 1 रखते हैं तो y का मान कितना आएगा, 1 ही आएगा। ये क्या है, y ही है, y बराबर 1/x। ठीक है, और ये क्या है, एफ एक्स के बराबर, एफ एक्स नहीं, एफ एक्स बटा जी एक्स के बराबर है, एफ एक्स बटे जी एक्स के बराबर है। ठीक है, ये जो इसके बराबर है, तो y बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अगर हम x को 2 मान लें, y बराबर कितना आएगा, 0.5 आएगा। y बराबर 1/2 हो जाएगा ना, तो इसको जब हम रखेंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.5 ही ना आएगा। अरे y बराबर हमारा x था, x का मान हम 2 रखें, 1/2 होगा, 1/2 को सॉल्व करते हैं तो 0.5 है ना, नहीं समझ आ रहा है। अगर हम x को -1 रखें तो y भी कितना आएगा, -1 आएगा। y बराबर कितना है, 1/x है, x की जगह हम कितना रखेंगे, -1, -1 को हम ऊपर ले जा सकते हैं तो -1, अरे 1/1 तो एक ही ना होता है, उसे कुछ मतलब नहीं। ठीक, अगर हम x को -2 लें, y कितना आएगा, -0.5 आएगा। x को अगर हम 3 लें, समझ में आ रहा है, x को अगर हम 3 लें, यहाँ पे 1/3 लिख दें, y का मान कितना आ जाएगा, 0.33 आता है। तो 0.3 आ जाएगा। अगर इसी को हम माइनस में ले लें, यानी -3 ले, तो क्या हो जाएगा, -0.3 आ जाएगा। समझ में आया, इसका हम ग्राफ बनाएं। चलो, अगर x 1 है तो y भी 1 है, यानी x 1 है तो y भी 1 है, पॉइंट कुछ यहाँ पे आएगा। ठीक है,
यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक बात और याद रखना, यहाँ पे यक्स 0 नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए ना यक्स को 0 को छोड़ करके। यहाँ पे पहले हम 0 भी रख देते थे, यहाँ पे हम 0 नहीं रखेंगे, ठीक है। चलो, तो ये अगर यक्स 1 है तो वाई भी 1 है, अगर यक्स 2 है तो वाई 0.5 है। यक्स 2 है, वाई कितना है 0.5, यानी 0.5 कहीं यहाँ पे आएगा, अरे 0.5 यही ना आएगा, 1 और 0 के बीच में। यक्स हम क्या रखे हैं 2, यक्स 2 यहाँ पे है, वाई 0 कहाँ पे है प्लस में, देखो यक्स हम 2 रखते हैं, यक्स 2 कहाँ पे है, वाई कितना आना चाहिए 0.5 यही ना आएगा, अरे 0 से 1 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं आएगा है। अगर हम यक्स 3 रखते हैं तो वाई कितना आएगा, 3 रखे हैं तो ये और भी छोटा हो जाएगा, यानी यहाँ पे कहीं आएगा, अरे 0.3 ही, इससे भी छोटा आएगा ना, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम और भी कुछ और मान रख देते हैं, अगर मान लेते हैं यक्स बराबर हम रख देते हैं 5 रख देते हैं, तो वाई बराबर कितना आएगा 0.2 आएगा। अगर यक्स हम -5 रख देते हैं तो वाई बराबर -0.2 आएगा। अच्छा, यक्स बराबर 5 रखे हैं तो वाई बराबर कितना आना चाहिए 0.2, यानी इससे भी छोटा होगा, ठीक है, यानी यहाँ पे कहीं होगा और भी छोटा होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, हैं? चलो, यानी अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो कुछ इस तरह बनेगा, इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह बनता है, यानी एकदम इस पे टच नहीं करेगा, कभी छुएगा नहीं। क्यों नहीं छुएगा, क्योंकि यहाँ पे x बराबर 0 नहीं होगा। अगर हम x बराबर 0 रख दे तो y का मान इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम x का मान 0 नहीं रख सकते हैं, ये वाला जो है वो कभी छुएगा नहीं, क्योंकि x अगर ये छू देगा तो क्या हो जाना चाहिए, x का मान 0 हो जाएगा और y का मान कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी तक चला जाएगा, ठीक है। तो इसको हमको 0 नहीं करना है, यानी ये कभी टच नहीं करेगा, कभी इसमें छुआएगा नहीं, मतलब टच नहीं करेगा, ठीक है। और जो है ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा। इधर भी देख लेते हैं नीचे वाला ग्राफ क्या बनेगा। अगर हम x -1 लेते हैं, x -1 लेते हैं तो y का मान भी कितना आ जाएगा -1, यानी यहाँ पे कहीं आएगा। x -2 लेते हैं तो y कितना आ जाएगा माइनस, यहाँ पे लेते हैं तो ये पॉइंट यहाँ पे कहीं आ जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पे कहीं आ जाएगा। -3 लेते हैं तो और भी छोटा हो जाएगा, नहीं यहाँ पे कहीं आ जाएगा, ठीक है। फिर ये लेते हैं तो और भी छोटा हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यानी इसका भी जब हम ग्राफ बनाएंगे तो इसी तरह, यानी उल्टा बन जाएगा वही ग्राफ, और ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये इस पे टच नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। और एक ग्राफ जो है कुछ इस तरह बनेगा। समझ में आया, नोट करो। इसका प्रांत वगैरह लिख लेना, अब इतना तो समझ में आएगा, प्रांत क्या होगा, परिसर क्या होगा, लिखा जाएगा। चलो नोट करो, चलो इसका प्रांत और परिसर ही लिख देते हैं, नहीं समझ नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, इसका प्रांत क्या होगा, बोलो एक बार। सभी वास्तविक संख्याएं होंगी, कोई भी वास्तविक संख्या हम ले सकते हैं, ठीक है। सभी वास्तविक संख्याएं होंगी, और क्या होगा 0 को छोड़ करके। अगर हम यहाँ पे 0 नहीं लेंगे ना, इसके लिए हम देखते हैं x बराबर हम 0 नहीं लेंगे, प्रांत यही ना है। परिसर वही सेम टू सेम ये भी होगा, सभी वास्तविक संख्याएं होंगी 0 को छोड़ करके, ठीक है। अरे इसमें 0 कहाँ आ रहा है, ठीक है। इसीलिए ना तो ये इसमें टच करेगा, ना तो ये इसमें टच करेगा, ठीक है, ना तो ये इसमें टच करेगा, ना तो ये इसमें टच करेगा, और इसका ग्राफ बन जाएगा। तो ये था कुछ फलन और उनके आलेख का चार हमने बता दिया। अगला हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।